हेलो एवरीवन, दिस इज़ रजत अग्रवाल अगेन। हम चालू करेंगे आज नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया से। चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी ही ख़त्म करेंगे। ओके, सो हम लास्ट में पहुंच चुके थे नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, कि हमको जीएसटी की क्यों नीड हुई, पुराने एक्ट में ऐसी क्या कमियां थी जिसकी वजह से हमको इसकी नीड पड़ी। तो हमको जीएसटी की नीड क्यों पड़ी? क्योंकि पुराने एक्ट में हमको डेफिशिएंसी मिली, और डेफिशिएंसी थी पुराने एक्ट में, पुराने मतलब वेट में क्या क्या डेफिशिएंसी थी वो हम पढ़ते जाएंगे। जैसे ही हमको ये पता पड़ता जाएगा कि क्या क्या डेफिशिएंसी, हमको ये भी पता पड़ जाएगा कि हमको जीएसटी की नीड क्यों पड़ती गई। सो स्टार्ट। सो फर्स्ट, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, क्योंकि डेफिशिएंसी थी। क्या डेफिशिएंसी थी? किसमें? वैल्यू एडेड टैक्स में थी, और उस वैल्यू एडेड टैक्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमको जीएसटी लाना पड़ा। ओके, चलो स्टार्ट विद द डेफिशिएंसी इन द वेट। सबसे पहला, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वेटेबल सीएसटी एंड इंक्लूसिव सैनवेट। सर ये क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। देखो, पहले वाले के में क्या होता था, अर्लियर टैक्सेस में, जैसे मान लो एग्जांपल है, हम एग्जांपल से ही जाएंगे, फटाफट पढ़ लेंगे। पहले क्या होता था, एग्जांपल, पहले क्या होता, जैसे सॉफ्टवेयर, एग्जांपल सॉफ्टवेयर इज एन, चलो सॉफ्टवेयर जो थी, सॉफ्टवेयर पहले एक प्रोडक्ट था जो टैक्सेबल था सर्विसेज के अंडर भी, क्योंकि सॉफ्टवेयर की सर्विस भी हो रही है और उसको इससे गुड्स भी माना जाता था। तो आप उसको सर्विस का भी टैक्स देना पड़ रहा था, उस पर पहले गुड्स का भी टैक्स देना पड़ रहा था। तो टैक्स एक बार नहीं, दो बार टैक्स लग रहा था, दो बार टैक्स लग रहा था। तो जो वेट का जो पर्पस है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो पूरा नहीं हो पा रहा था और डबल इफेक्ट जा रहा था, यानी मैं कह दूँ कास्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, उसकी वजह से जीएसटी को लाना पड़ा। देखो ये लिखा है, ये आपका ऐसे ही एग्जांपल है। अंडर अर्लियर टैक्स रिजिम सॉफ्टवेयर वाज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स एंड वेट। सर्विस टैक्स भी लग रहा था और वेट भी लग रहा था, गुड्स पे यानी वेट लग रहा था, ठीक है। बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर टैक्सेबल इवन अंडर बोथ द स्टेट्यूट्स, दैट इज एज पर वेट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गवर्नमेंट ट्रिगर्ड। तो इसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी। दूसरा कास्केडिंग इफेक्ट ये कि किसी की ये क्रेडिट नहीं ले रहा था, मतलब किसी से मान लो सैनवेट क्रेडिट नहीं ले रहा था किसी पे, और इन्होंने उस सैनवेट क्रेडिट को भी आईटीसी लेके उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया था। जैसे एग्जांपल देख लो कि जैसे डीलर है, दिल्ली का है, उन्होंने परचेज़ किया गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इन पंजाब से परचेज़ किया। तो हुआ क्या, देखो उन्होंने, हुआ क्या होगा, 100 रुपये का गुड्स लिया, ठीक है, हम 1000 ले लो, गुड्स लिया कहाँ से, बाहर से लिया, तो 20 रुपये दिया, 1020 रुपये हो गया। अब जब वो विद इन दिल्ली बेच रहा है, ठीक है समझना, विद इन दिल्ली बेच रहा है, मान लो 1200 रुपये में, ये जो एग्जाम्पल लिखा ना उसको मैं क्वान्टिफिकेशन करके बता रहा हूँ। 1200 रुपये में बेचा, तो जो टैक्स रेट है ना, टैक्स लगा वो कितने पे लगा, 1200 पे लगा, मान लो 12.5% की टैक्स रेट है, 12.5% की टैक्स रेट है। तो आपकी लायबिलिटी आई 150 रुपये, आपकी लायबिलिटी आई 150 रुपये, ठीक है। अब 150 में से ये वाली क्रेडिट तो हमको अलाउ होनी चाहिए ना, जो सीएसटी लगा, लेकिन इस पे ऐसा होता ही नहीं है, ये देखो इसकी वजह से ये वेट लगा। क्लियर है, आगे बढ़े। तो ये एक पहला रीज़न क्या हुआ, कि पहला रीज़न ये हुआ कि एक तो दो टैक्स लग रहे थे, 2 टैक्स सिंगल गुड्स, ठीक है। अगला इफेक्ट हुआ कि अपन को सीएसटी की क्रेडिट नहीं मिल रही, नो क्रेडिट। तो जो डीलर्स थे या जो सेलर है उनको ये नुकसान हो रहा था, और अल्टीमेटली बर्डन जो जा रहा था किस पे ज़्यादा, कंज्यूमर पे, ठीक है। उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी, तो हमने वेट को हटा के जीएसटी ला लिया। अगला कि हमने जीएसटी को लाया, डेफिशिएंसी इन एप्लीकेशन ऑफ वैल्यू एडिशन, वही सैनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सर मतलब क्या, मतलब वही कि 1000 रुपये जैसे सीएसटी होता है वैसा एक्साइज ड्यूटी पे भी हो रहा था। हुआ क्या, देखो इस पर भी एग्जाम्पल लेके चलेंगे। हुआ क्या कि 1000 रुपये का गुड्स मैन्युफैक्चर हो, यहाँ मैन्युफैक्चर है बस, उस पर मान लो एक्साइज ड्यूटी लगी, ठीक है। ये एक्साइज ड्यूटी लगी, कितने की लगी, 125 रुपये की, कितना हो गया, 1125। जो वेट लगेगा वो कितने पे लगा, 1125 पे लगा। तो ये तो ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, इस पे इसके एडिशन के साथ जो वैल्यू आई है, इनवॉइस वैल्यू जिसको मैं
बोल दूंगा आपके लिए। इनवॉइस वैल्यू पे 1125 पे वेट लगा मान लो 14.30% की रेट से एग्जांपल, तो वो आया आपका 160.88, तो 1285.88 ये आपका जो वेट आया टोटल इनवॉइस वैल्यू, ये आ जाएगी आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो आपका इसमें क्या नुकसान हुआ ये कि ये जो टैक्स हम पहले ही दे चुके हैं, एक्साइज ड्यूटी पहले ही दे चुके हैं, उसको भी वापस इन्होंने टैक्स के लिए कंसिडर कर लिया। तो मैंने 1,000 रुपये पे 125 रुपये टैक्स दिया, फिर आप 125 रुपये पे और ये टैक्स दे दिया, तो 160 रुपये में जो है वो 125 रुपये पहले ही इंक्लूड हो चुका था, फिर भी मुझे बार बार टैक्स देना पड़ा। क्लियर है। अगला, सेनवेट वॉज सेंट्रल लेवी एंड स्टेट लेवी वॉज स्टेट लेवी। सेनवेट कौन लगाता था? सेंट्रल लगाता था, और जो वेट लगाता था वो स्टेट लेवी लगाता था, तो आपस में सेट ऑफ होता ही नहीं था। सेट ऑफ क्रेडिट नॉट पॉसिबल। मल्टीपल टैक्सेस कॉम्प्लिसिटी, बहुत सारे टैक्सेस हो गए थे, लग्जरी टैक्स, इंटरमीडिएट टैक्स, हज़ारों टैक्स हो गए थे, वैट, CST, ऑक्ट्रॉय, बड़े बड़े थे, तो उसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कौन से टैक्स कब लग रहे थे, तो उसकी वजह से हटा के वन नेशन वन टैक्स, GST क्यों आया? वन नेशन वन टैक्स। अगला, नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वेट विद सर्विस टैक्स। वेट सर्विस टैक्स इंटीग्रेटेड हो ही नहीं रहा था, तभी हमने देखा एग्जांपल में कि सॉफ्टवेयर जो है उस पर दोनों ही टैक्स लग रहे थे, सर्विस टैक्स भी लग रहे थे और वेट भी लग रहा था। ठीक है। अगला, फ्रेमवर्क ऑफ GST एज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अच्छा, फ्रेमवर्क इंडिया में जो GST इंट्रोड्यूस हो, कैसा फ्रेमवर्क है? ये जो फ्रेमवर्क है ना दोस्तों, दो तरह से चलता है। ये जो GST है ना, दो तरह से काम करता है। पहला होता है CGST, दूसरा होता है SGST, यानी एक सेंट्रल का फ्रेमवर्क, एक स्टेट का फ्रेमवर्क। सेंट्रल एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लेवी GST ऑन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ विच टेक्स प्लेस विद इन अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अब जहाँ पे स्टेट नहीं, जहाँ पे यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे SG की जगह क्या लग जाएगा? UTGST। ठीक है। अगला, GST का फीचर से क्या फ्रेमवर्क रहा है? GST जो है वो अपना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। GST जो है वो अपना डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो ये क्या करता है? ऑन लगता है, किस पे लगता है? ऑल ट्रांजेक्शन लगता है, चाहे वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो या सर्विस हो या वो तो। ठीक है। और कंसिडरेशन के अगेंस्ट में लगता है, लेकिन एक शेड्यूल आएगा आपके, शेड्यूल उस शेड्यूल में आपके नेगेटिव लिस्ट दे रखी है, जो पे ना तो सर्विस ना गुड्स से, और एक और शेड्यूल आएगा जिसमें बिना कंसिडरेशन भी अगर आप सप्लाई करते हैं तो भी उसको सप्लाई की कैटेगरी में माना जाएगा। क्लियर है। अच्छा, CGST कब लगता है? SGST कब लगता है? UTGST कब लगता है? तो जो CGST है वो लगता है आपके, कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स ऑन इंटरेस्टेड सप्लाई, मतलब कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है आपके इंटरेस्टेड सप्लाई पे। मतलब ये है कि मैं बताता चलो एग्जांपल, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखिए, जैसे मैंने गुड्स बेचा, गुड्स को अगर मैं बेचता हूँ, कहाँ गुड्स जो आ रहा है? राजस्थान से आ रहा है, राजस्थान में ही जा रहा है, तो जो इस पर टैक्स लगेगा, GST जो लगेगा वो SGST और CGST लगेगा। लेकिन मैं अगर राजस्थान से मान लो दिल्ली ही बेच रहा हूँ, तो जो लगेगा वो CGST SGST नहीं लगेगा, वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ IGST, दैट इज़ इंटीग्रेटेड GST। क्लियर है? चलो, वही लिखा है। SGST कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। SGST स्टेट गवर्नमेंट, या फिर UTGST हो गया तो उसकी यूनियन टेरिटरी वाली गवर्नमेंट। ठीक है। और ये तीनों लगेंगे इंट्रास्टेट। समझ गए? इंट्रास्टेट मतलब राजस्थान टू राजस्थान, यानी सेम स्टेट में सप्लाई कर रहे हो, सेम स्टेट। लेकिन जो IGST लगेगा वो किस पे लगेगा? डिफरेंट स्टेट में सप्लाई करोगे तो इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर है? चलो, अब अपन बात करते हैं लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क कैसा है। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की बात करेंगे तो केवल और केवल सिंगल लेजिस्लेशन है। CG एक्ट 2017 जो है वही CGST की लेवी को डिसाइड करता है। इसके सेक्शन है लेवी के, वो हम आगे पढ़ते जाएंगे, आगे आने वाले चैप्टर में वो सारे के सारे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरीज़ भी है। यूनियन टेरिटरीज़ के लिए जैसे मान लो अंडमान निकोबार हो गई, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड चंडीगढ़, ये जो भी है सारी इस पर UTGST एक्ट लगता है। और स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विद देयर ओन लेजिस्लेशन, जिनका खुद का अपना संविधान है, जिसके खुद का अपना कानून चल रहे हैं, उसके लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी जो हो गया, इनके लिए ओन GST लेजिस्लेशन बनाए गए हैं।
अच्छा, क्लासिफिकेशन गुड्स एंड सर्विस की कैसे क्लासिफिकेशन करना है, उसके लिए सरकार ने निकाला HSN सिस्टम, उसको बोलते हैं हम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इज़ यूज फॉर क्लासीफाइंग द गुड्स अंडर GST। ये क्या होता है सर, ये जो नंबर होते हैं जैसे 9808 हो गया, 9803 हो गया, ऐसे नंबर चलते हैं, इसको पर्टिकुलर नंबर दिए गए हैं, उसको हम HSN कोड बोलते हैं या HSN नंबर भी कह सकते हो, पर इसका पूरा नाम जो होता है वही होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट फ्रॉम वेयर ही मेक्स द टैक्सेबल सप्लाई इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट। अच्छा, रजिस्ट्रेशन किसको लेना कंपलसरी होता है? रजिस्ट्रेशन उसके लिए कंपलसरी है जो और जिस स्टेट में लेना, जिस स्टेट से वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जिस स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है उसी स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। और कब कंपलसरी? जब वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगा। सर थ्रेशोल्ड मतलब उनकी लिमिट बताई गई है कि अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर ने क्रॉस कर जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करता है इस लिमिट से, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आपको लिमिट बता देता हूँ। गुड्स की लिमिट है, जनरली गुड्स की लिमिट है 20 लाख। ठीक है, इन जनरल गुड्स की लिमिट है 20 लाख। जनरल लिमिट एक बार आप याद कर लीजिए, वो आपकी हो जाएगी 20 लाख। लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर ये लिमिट हो जाती है 10 लाख, यानी आधी हो जाती है। लेकिन कुछ स्टेट जो है उसमें ये लिमिट हो जाती है आपकी 20 लाख सर्विस के लिए और 40 लाख गुड्स के लिए, और ये लिमिट से आपकी इंट्रा स्टेट की लिमिट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्या। अगर आप रजिस्टर्ड मतलब टैक्सेबल सप्लाई आप कर रहे हो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, कैसे याद रखेंगे? MMNT में हो, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा में हो, तो आपकी जो लिमिट है वो 10 लाख। अगर आपने टैक्सेबल सप्लाई आपका, मैं कह दूँ आपकी एग्रीगेट टर्नओवर, टैक्सेबल सप्लाई से ज़्यादा अच्छा वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाता है, एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख को क्रॉस कर जाता है, तो यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन। आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। 10 लाख से क्रॉस करते ही आपको GST में रजिस्टर होना पड़ेगा, अगर आप टैक्सेबल सप्लाई या अगर आप सप्लाई कर रहे हो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से। लेकिन अगर आप AP यानी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना से कर रहे हो, तो आपके लिए 10 लाख की लिमिट बढ़ के 20 लाख की हो जाएगी। लेकिन वहीं इनके अलावा कोई भी स्टेट आता है और आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, तो गुड्स की लिमिट आपके लिए 40 लाख हो जाएगी। और वहीं अगर सर्विस है तो सर्विस की लिमिट आपके लिए 20 लाख हो जाएगी। ठीक है, तो समरी अगर बनाए तो समरी क्या निकल के आएगी? समरी ये आएगी कि सर्विस अगर आप दे रहे हो, कौन से MMNT के अलावा, है ना, तो मैं यहाँ कर लिख देता हूँ एक्सेप्ट MMNT। सर्विस अगर आप दे रहे हो एक्सेप्ट MMNT, तो आपकी जो लिमिट है वो हो जाएगी 20 लाख। क्या हो जाएगी? 20 लाख। लेकिन अदर देन MMNT बोलना नहीं है ना, मैं लिख देता हूँ MMNT, इसका शॉर्टकट, तो आपकी हो जाएगी 10 लाख। टू MMNT दे रहे हो तो ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि अगर आप सर्विस दे रहे हो MMNT को, तो आपकी लिमिट है 10 लाख। लेकिन आप MMNT के अलावा और किसी भी स्टेट से सर्विस दे रहे हो, इसी सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो, तो आपकी जो लिमिट हो जाएगी 20 लाख। उसी तरह से हम बात करते हैं गुड्स की। गुड्स में क्या रहेगा? अगर आप सप्लाई कर रहे हो
सप्लाई टू MMNT, तो आपकी लिमिट हो जाएगी 10 लाख, ठीक है। लेकिन अगर आप सप्लाई कर रहे हो बाकी अदर स्पेशल स्टेट्स, मतलब ये सब है ना, कौन कौन से हो गए, AP हो गया, पुडुचेरी हो गया, तेलंगाना हो गया, सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। अगर आप इन सब को सप्लाई कर रहे हो तो आपकी जो GST लिमिट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन की 20 लाख। अदर रिमेनिंग स्टेट तो आपकी लिमिट हो जाएगी 40 lakhs। क्लियर होगा, ठीक है। ये है समरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला फीचर जो है वो कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन मतलब क्या है कि कंपोजिशन की इसकी लिमिट है 1.5 करोड़ से एग्रीगेट नहीं करता है तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, और कुछ स्टेट के लिए वो 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख की लिमिट दी है। कंपोजिशन में क्या होता है, एक सर्टेन रेट आ गई है, 1% हो गई है, 3% हो गई है, 5% हो गई है, सर्टेन रेट्स आपको टैक्स देना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द रेट इन द रेगुलर बिजनेस। कंपोजिशन स्कीम किसके लिए, जो स्मॉल रिटेलर्स है, जो स्मॉल बिजनेसमैन, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, सप्लायर्स ऑफ फूड आर्टिकल्स, ट्रेडर एक्सेट्रा, इन सब के लिए। और जो इंट्रा स्टेट, मतलब क्या इंटर स्टेट के लिए नहीं, तो दिस इज नॉट फॉर इंटर स्टेट। मैं लिख देता हूँ ऑप्शन not available for interstate, ठीक है। अगर आप इंटर से सप्लाई करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलेगी। तो कंपोजिशन स्कीम सिर्फ और सिर्फ इंट्रा स्टेट के लिए मिलती है, और ये रिलीफ देने के लिए, स्मॉल बिजनेस को रिलीफ देने के लिए ये, इसके बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पशन, हाँ, सर्टेन सर्विस और सर्टेन गुड्स की सप्लाई कौन कौन एग्जाम्पशन में दिया, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट मैंने आपको पहले ही बता चुका है लास्ट वीडियो में। अगर आप जैसे ABCD है, माल जा रहा है और 100 का माल इसने लिया, इस पर 5 रुपये का टैक्स लगाया, इसने 110 में बेचा, जो 5 रुपये का इसका इनपुट मिल जाएगा। फिर इसने जो भी टैक्स लगाया उसका इनपुट ही ले लेगा, इसने जो भी टैक्स उसका इनपुट ही ले लेगा। एंड में जो एंड कंज्यूमर रहेगा उसको सारा बर्डन पे करना पड़ेगा। सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ, अच्छा, अब यूटिलाइजेशन में ये आपके अभी आया है। वैसे तो मैं आपको जब इसके क्वेश्चन करूँगा तब बताना चाहूँगा, स्टिल एक बार रीड करवा देता हूँ। आपके पास कभी भी किसी भी तरह की क्रेडिट रहेगी, क्योंकि मतलब 3 तरह की क्रेडिट रहेगी, ठीक है। अगर आपके पास 3 तरह की क्रेडिट रहेगी तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसको यूटिलाइज़ करना है नंबर 1 पे। इसको यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हो, CGST का आउटपुट होगा, SGST का आउटपुट होगा, तो उसके अगेंस्ट में सेटल हो जाएगी। केवल अभी इतना याद रख लो, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, उसमें पूरा का पूरा आपको ये सेटल करना बताऊंगा, सेट ऑफ करना बताऊंगा, किस तरह सेट ऑफ होगी। अभी फिलहाल ये याद रखो कि पहले IGST को ख़त्म करना है, उसके बाद इन दोनों में से कोई से भी जैसे भी आपको करना है इसको ऑर्डर कर सकते हैं। IGST वो किसी से भी सेट ऑफ हो जाएगी, और CGST और SGST खुद से ही सेट ऑफ होगा, और IGST सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब ये कि IGST किससे भी सेट ऑफ हो जाएगी, तो ये दोनों भी IGST से सेट ऑफ हो जाएंगे, लेकिन CGST और SGST आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते, ठीक है। बस इतना सा याद रखो, बाकी मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताऊँगा, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। GST ने खुद का अपना एक कॉमन पोर्टल बनाया है, उसकी वेबसाइट दी है gst.gov.in, उसमें सारा जो भी रिटर्न फाइलिंग वगैरह से लेके सारा वो सब होता है। अच्छा, समझने के लिए इन्होंने GST सुविधा प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी बनाए हैं, केंद्र बनाए हैं छोटे। अच्छा, कंपेंसेशन सेस भी किसी प्रोडक्ट पर इन्होंने कंपेंसेशन सेस लगाया है। कुछ लग्जरी आइटम्स होते हैं, जैसे कार है, कार पर 22% तक भी टैक्स जा रहा है, 23% तक भी कंपेंसेशन सेस जा रहे हैं, 1%, 18%, 13%, ऐसे अलग अलग तरह की जो भी रेट इन्होंने डिफाइन करी है उस हिसाब से कार है, लग्जरी आइटम हो गया, तो उस पर कंपेंसेशन सेस जा रहे हैं। विथ अ व्यू टू प्रोवाइड फॉर कंपनसेशन टू स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए लगाया है। और अच्छा, सबसे पहले उनको डीमेरिट गुड्स पे भी लगाया है, जैसे मैंने आपको बताया, पान मसाला, टोबैको, एरिटेड वाटर्स, मोटर कार्स, इन सब पे भी कंपनसेशन लगे हुए हैं, कंपनसेशन सेस लगे हुए हैं, ठीक है। टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस GST क्या है, गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है, लेकिन ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बोला था कि इन 5 को GST पर्वे में नहीं लिया है। जिस दिन GST काउंसिल ने रिकमेंड कर दिया उस दिन ये भी GST पर्वे में आ चाहिए। तो एल्कोहलिक लीकर पे नहीं लगता, लेकिन कब नहीं लगता, जब वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ हो रहा है तब उस पर GST नहीं लगता है। इन पे अभी भी वेट लग रहा है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट अग्री नहीं हुई है इनके लिए। पेट्रोलियम क्रूड पे टैक्स नहीं लगता है, पेट्रोल भराते हैं उस पर भी नहीं लगता। डीजल पेट्रोल जिसको हम मोटर स्प्रिट कहते हैं उस पर भी नहीं लगता है।
ATF यानी एयर टर्बाइन फ्यूल, उस पर भी GST नहीं लगता है। नेचुरल गैस पे भी GST नहीं लगता है। GST विल बी लेविड ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम डेट नोटिफाइड बाय द GST काउंसिल, ठीक है। टोबैको इज सब्जेक्ट टू GST एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मतलब टोबैको पे GST भी लगता है, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, क्योंकि टोबैको हानिकारक प्रोडक्ट है। ओपियम यानी गांजा, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स जो होती है, नार्कोटिक आर विद इन द परव्यू ऑफ GST, उस पर GST लगता ही लगता है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि उस पर एक्साइज ड्यूटी चार्ज करे, तो किस किस में लगता है। अच्छा, GST से पहले बहुत सारे टैक्स थे। GST को GST ने बहुत सारे टैक्सेस को सब्ज्यूम कर दिया, जिसमें से कुछ टैक्सेस जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और कुछ टैक्सेस जो थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी, ठीक है। अब जो इन्होंने टैक्सेस सब्ज्यूम किए, स्टेट में आते हैं एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट अभी आप जैसे मूवी का टिकट लेने जाओगे तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगेगा, क्योंकि वो लोकल अथॉरिटी लेती है, तो एक्सेप्ट दोज लेविड बाय लोकल बॉडी, ठीक है। तो बाकी के जो एंटरटेनमेंट टैक्स था उनको सब्ज्यूम कर लिया गया। वेट सब्ज्यूम हो गया, एंटी टैक्स परचेज टैक्स सब्ज्यूम हो गया, लग्जरी टैक्स हटा दिया, टैक्स ऑन एडवर्टाइजमेंट हट गया, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग इसको भी सब्ज्यूम कर लिया, सरचार्ज एंड स्टेट सरचार्ज कोई भी लगते थे तो वो हटा दिया, गुड्स एंड सर्विस में आते थे, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से सब GST में आ गई। सर्विस टैक्स को GST में ले लिया, गुड्स नाम ही गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। CVD एंड स्पेशल ड्यूटी, मतलब काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो लगती थी वो भी अब GST में आ चुकी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट को भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। सेंट्रल सरचार्ज से जो पे लगता था रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस उसको भी सब्ज्यूम कर लिया गया है। बेनिफिट्स ऑफ GST, अच्छा GST कुछ बेनिफिट है, हाँ है, GST के बेनिफिट्स भी है। इट ब्रिंग्स बेनिफिट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर, सबको उन्होंने बेनिफिट दिया है। GST के बेनिफिट किसको सबसे पहले बात करेंगे, इकोनॉमी को क्या क्या बेनिफिट हुआ है। इकोनॉमी को बेनिफिट हुआ है कि एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट का क्रिएशन हुआ है, मेक इन इंडिया को इनिशिएटिव मिला है, प्लस इन्हेंस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट भी आया है। दूसरा, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंप्लीफाई हो गया, आपको 10 अलग अलग लोग याद नहीं रखना, सिर्फ एक ही लो याद रखना, GST वन नेशनल वन टैक्स, बिजनेस में ईज आ जाएगी। अच्छा, इसीलिए बिजनेस कर पाओगे। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को सर्टेनिटी मिलेगी कि आपको क्या चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, कौन सा लो चार्ज करना है। उसके साथ साथ इजी टैक्स कंप्लाइंस हो चुके हैं। IT का अच्छा यूज़ हो रहा है, जब GST पोर्टल आप चलाओगे ना, काफ़ी इन्होंने अच्छा उसको यूज़ किया, कभी जब आर्टिकलशिप वगैरह में जाओगे। रिडक्शन इन कंप्लाइंस कॉस्ट कम कर दी गई है। अच्छा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को क्या फ़ायदा हुआ है, तो उसको भी ये फ़ायदा हुआ है कि इंडस्ट्री को अच्छा खासा बेनिफिट पहुँचा है। मिटिगेशन ऑफ इल इफेक्ट्स ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया, बताया ना आपको, डबल टैक्सेशन लगता था वो हट चुका है। बेनिफिट्स टू स्मॉल ट्रेडर एंड एंटरप्रेन्योर, इसके लिए क्या है, इनको फालतू का बुक्स एंड अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उनके लिए डला दी है कंपोजिशन स्कीम। एग्जाम ओरिएंटेड कोड बैच है, इसलिए आपको जो काम की चीज़ें वहीं पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल, ये देखो, ये थोड़ा अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशनल के जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या आता है कि 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर पॉलिसी बनाई है यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। सबके लिए अपने अपने पावर दी है, कौन कौन टैक्सेस लेवी कर सकता है, कौन कौन ड्यूटीज़ ले सकता है और कौन कौन ड्यूटीज़ का कलेक्शन करेगा। 3 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर किया। इसके अनुसार ही उन्होंने प्रोविज़न बनाए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रोविज़न की जगह दी है। कौन कौन से आर्टिकल्स लिखे वो हम पढ़ लेंगे, लेकिन कोई भी अगर टैक्स अथॉरिटी या कोई भी गवर्नमेंट उस आर्टिकल के अगेंस्ट में जाके लेवी करती है या टैक्स कलेक्ट करती है तो वो अल्ट्रा वायरस माना जाएगा, यानी अगेंस्ट द लॉ हो जाएगा, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा एंड वो इलीगल माना जाएगा और वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 265 इसमें बोला है कि नो टैक्स शैल बी लेविड कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इन्होंने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स जो कलेक्ट करेगा वो अथॉरिटी ऑफ लॉ कलेक्ट करेगी, उसके अलावा कोई भी कलेक्ट नहीं करेगा। आर्टिकल 245 में पावर दिया है, enacting the laws in confer the parliament and the legislature of a state by article 245 of the constitution। तो आर्टिकल क्या बोलता है कि parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India and the legislature of state may make laws for the any part of the state। No law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operations। तो 265 जो है उन्होंने बोला कि अथॉरिटी ऑफ लॉ ही आपसे टैक्स लेवी करेगी, आप पे टैक्स लगाएगी और टैक्स कलेक्ट करेगी, ठीक है। अथॉरिटी ऑफ लॉ ही जो करना है वो सारा काम वही करेगी। एंड जो जो 245 है वो बोलता है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास राइट है, स्टेट पार्लियामेंट के पास स्टेट और सेंटर के लिए सेंट्रल।
आर्टिकल 246 ये बोलता है कि इट गिव्स द रेस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लेवी ऑन टैक्स। तो पावर किस में मिली? पावर मिली 246 में। आर्टिकल 246 ने पावर दी। ये है पावर वाला सेक्शन, पावर वाला आर्टिकल, ठीक है। ये पावर वाला आर्टिकल, ये लॉ वाला आर्टिकल, ये अथॉरिटी वाला आर्टिकल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। सेवन्थ शेड्यूल 2 आर्टिकल 246 मतलब पावर वाला आर्टिकल। पावर वाले आर्टिकल से हमको 3 लिस्ट मिली, 1 2 3। कौन कौन सी लिस्ट मिली? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 मिली यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 मिली स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 मिली कॉन्करेंट लिस्ट। कैसे याद करें? उल्टी ABCD से याद रखो। ABCD PQR STU, पहले U फिर S फिर C, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सारे राइट्स किसको मिलेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट टू मेक लॉस। स्टेट लिस्ट में सारे राइट किसको आएंगे? स्टेट गवर्नमेंट को। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में ये भी यानी बोथ, दोनों को मिल जाएंगे। हाँ, 101th अमेंडमेंट, अपन जब हिस्ट्री पढ़ रहे तब इसका जिक्र हुआ था 2016 में, उसमें 246A लाया गया था, ठीक है, ज़्यादा ही कुछ काम का नहीं है। नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों लाया? चलो ये पढ़ लो। बिफोर द अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैड प्रोवाइडेड द सेपरेट पावर थी किसको? स्टेट को भी सेपरेट पावर थी, सेंट्रल को भी स्टेट पावर थी। किसमें? बट इन द केस ऑफ इंटर स्टेट सेल, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, बार बार लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा काम आएगा आगे के सारे चैप्टर में, डिफरेंट स्टेट, ठीक है। हैड द पावर टू लेवी टैक्स बट द टैक्स वॉज कलेक्टेड एंड रिटर्न एंटायरली बाय द स्टेट, क्योंकि सारा स्टेट जो इंटर स्टेट सप्लाई होती थी उसमें सारा का सारा जो टैक्स था वो स्टेट गवर्नमेंट रख लेती, चाहे या तो जहाँ से सप्लाई हो रही है वहाँ पे, या जहाँ सप्लाई हो रही है वहाँ पे, जहाँ से सप्लाई हो रही है वहाँ, या जहाँ सप्लाई हो रही है वहाँ, डेस्टिनेशन वाला भी और ओरिजिन वाला भी, ठीक है। सर्विस वर एक्सक्लूसिव टैक्स बाय द सेंट्रल टुगेदर विद एप्लीकेबल सेस इफ एनी बिसाइड देयर वाज स्टेट स्पेसिफिक लेवीज लाइक एंटी टैक्स, आफ्टर लग्जरी टैक्स। तो ये सब तो सब्ज्यूम हो चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने 2 लाया है, CGST और SGST। तो आधा हिस्सा CGST रखेगा और आधा हिस्सा SGST रखेगा, इसलिए इसको अमेंडमेंट किया गया। 269A बोलता है आपको लेवी एंड कलेक्शन ऑफ GST ऑन इंटरस्टेट सप्लाई पे कौन कौन करेगा। तो आर्टिकल जो है 269A में बोलता है कि सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स शेल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सच टैक्स शेल बी अपोर्शनड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इन द मैनर एज में भी प्रोवाइड बाय। मतलब जो इंटर स्टेट सेल हो रही ना, यानी डिफरेंट स्टेट वाली है ना, जो डिफरेंट स्टेट वाली सेल हो रही ना, डिफरेंट स्टेट सेल हो रही है, उस पर क्या लगाते हैं हम? उस पर हम लगाते हैं IGST। तो जो IGST लग रहा है उस IGST को क्या करेंगे? स्टेट की गवर्नमेंट और सेंट्रल की गवर्नमेंट आपस में डिवाइड करेगी। कौन से मैनर में डिवाइड करेगी? जो मैनर इन्होंने यहाँ आर्टिकल 269A डिफाइन करता है, ठीक है, वो आपको डिफाइन करता है। मैं बार सेक्शन बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। आर्टिकल है ये आर्टिकल्स चल रहे हैं, आगे सारे सेक्शन ही आने वाले हैं, तो ठीक है। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ इनटू इंडिया विल आल्सो बी डीम्ड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट सेल, ठीक है। दिस विल गिव पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी IGST से। अच्छा, IGST कौन चार्ज करेगा? IGST कौन चार्ज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करेगी, लेकिन फिर उसको स्टेट और सेंट्रल में आपस में डिवाइड कर देगी। This will give power to central government to levy IGST on the import transaction which were earlier subject to countervailing duty under the Custom Tariff Act 1975। काउंटरवेइंग ड्यूटी पहले था ना अपन अपना सेंट्रल में जो सब्ज्यूम टैक्स है उसमें CVD एंड स्पेशल CVD थी। CVD मतलब काउंटरवेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटरवेलिंग ड्यूटी, तो उसी को ही उसका पावर ही यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला हुआ था। वेयर एन अमाउंट कलेक्टेड एज IGST हैज़ बीन यूज फॉर पेमेंट ऑफ SGST और वाइस वर्सा। यूटिलाइजेशन अपन बता चुके हैं, तो जैसे जैसे ये SGST में यूज़ करोगे तो वैसा ऐसा फंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो IGST से ट्रांसफ़र करती जाएगी। इज़ दैट क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो डेफिनेशन बहुत काम की, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ GST मीन्स एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ। गुड्स पे भी लग रहा है, सर्विस पे दोनों पे लग रहा है, बट एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि ये GST के पर्व के बाहर है। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विस की डेफिनेशन एनीथिंग अदर देन गुड्स। गुड्स याद कर लो बस, गुड्स की डेफिनेशन याद, तो सर्विस में एनीथिंग अदर देन गुड्स। स्टेट विद रेफरेंस टू आर्टिकल्स 246A
246A, 268, 269, 269N, आर्टिकल 279A इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी। ये सारे ही आर्टिकल अपन पहले पढ़ के आ चुके ऊपर, वो बस जितना पढ़ा उतना ही याद करना। गुड्स की डेफिनेशन याद करनी। इंपॉर्टेंट गुड्स मतलब क्या? गुड्स मीन एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी पर अदर देन मनी। मनी गुड्स से क्या गुड्स, मनी गुड्स हो ही नहीं सकता भाई, मनी से तो गुड्स खरीद रहा। एंड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी भी गुड्स में नहीं आती, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स, यानी लॉटरी वगैरह, टिकट खरीद लिए वो भी इसमें आएंगे, मुकदमे, दावे, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स भी आएगी, फसल भी गुड्स से, ग्रास, ग्रास भी गुड्स से। थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, लैंड से अटैच्ड थिंग विच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, चाहे वो आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सप्लाई कर दो या कॉन्ट्रैक्ट के अलग से सप्लाई कर दो, वो भी गुड्स ही माना जाएगा। The term goods is already defined in the clause 12 of Article 366 in an inclusive approach. The goods includes all material commodities and articles. सिर्फ ये ने जो बोल्ड किया हुआ है बस। अब आ रहा है आपका सेक्शन आर्टिकल 279A। वो पहले नहीं आया था, अभी अपन पढ़ लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को पावर दिया है। किसने? प्रेसिडेंट ने पावर दिया है। किसको दिया है? जीएसटी काउंसिल को, क्योंकि प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूट कर ली एक कमेटी जिसको हम बोलते हैं जीएसटी काउंसिल। वही रिकमेंड करती है, उस पर सब जो भी है रिकमेंडेशन पे प्रपोजल चलता है, देखते हैं अगर सही होता है तो उसको अप्लाई कर दिया जाता है। ये प्रोविज़न कब से आया? जब से अमेंडमेंट हुआ 12 सितंबर 2016 से इसको आया है, इसको लगाया गया। ये अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लेना। अच्छा, ये जो कमेटी है वो स्पेशल प्रोविज़न बनाती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स 11 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इनके लिए स्पेशल थ्रेशोल्ड लिमिट जो अपन ऊपर पढ़ के आए चुके हैं। कंपोजिशन में भी इनके लिए स्पेशल थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। बहुत लास्ट और इंट्रोडक्शन अपना खत्म होने आया है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल इज टेकन बाय अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वोट फॉर द सेंटर हैज़ अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट्स कास्ट। मतलब क्या सर, क्या बोला, को समझ नहीं आ रहा है। देखो समझो, एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी काउंसिल में डिसीजन लिया जाता है ना दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स, मतलब जो डिसीजन ले रहा है, जो प्रपोजल चल रहा है, उस प्रपोजल में टोटल वोट्स जितने आए हैं, दो चीज़ें होगी, या तो वोट्स फेवर में होगा या अगेंस्ट में होंगे, है ना, जिसको अनफेवरेबल बोल सकते हो। तो जो फेवर वाले वोट्स हैं ना, वो आपके ज़्यादा होने चाहिए। कितने से ज़्यादा होना चाहिए? मैं कहता हूँ 3/4 होना चाहिए, 3/4 होने चाहिए। बस वही बोला है कि जित नॉट लेस देन 3/4, मिनिमम वोट 3/4 तो होने चाहिए, मतलब 75% बोल लेता हूँ मैं, ठीक है। 75% वोट्स आपके फेवर में होने चाहिए। वही लिखा है कि मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। वेटेड वोट्स आपको 3/4 होने चाहिए। वोट ऑफ द सेंटर हैज़ अ वेटेड ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट्स। वोट ऑफ द सेंटर हैज़ अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ टोटल वोट्स। इस टोटल वोट में जो टोटल वोट्स जो आएंगे ना, उसमें सेंटर का वेट कितना, सेंट्रल वोट होना चाहिए 1/3 ऑफ द टोटल वोट्स। टोटल वोट्स का 1/3 जो होना चाहिए वो इस फेवरेबल में होना चाहिए, ठीक है। एंड वोट्स ऑफ द ऑल स्टेट गवर्नमेंट टेकन टुगेदर हैज़ अ वेटेज ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल। 1/3 इसका हो गया टोटल वोट्स का, इसमें आना चाहिए, और टोटल वोट्स का 2/3 जो होना है वो भी इसमें आना चाहिए, और टोटल जो वेटेज होना चाहिए वो 3/4 आपका हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही वो मीटिंग में वो प्रपोजल पास होगा। जीएसटी काउंसिल से ऑल्सो रिकमेंड द डेट्स ऑन विच जीएसटी बी लेविड पेट्रोलियम गुड। वही जिस पर अभी तक कुछ नहीं लगा, उस पर जीएसटी काउंसिल जब से रिकमेंड करेगी तब से लगेगा टैक्स, ठीक है, ओके। आपको ये वोट्स वाला अभी तक समझ नहीं आया तो उसका एग्जांपल बताऊंगा मैं। चलो एग्जांपल देख लो। देखो टोटल वोट्स हमको चाहिए 3/4 वोट्स हुआ मतलब 150। टोटल वोट्स से देखो सेंट्रल के मेंबर है 100, स्टेट के मेंबर भी है 100, मान लो। टोटल वोट्स हमको चाहिए 75% कितना हुआ 150 वोट्स। 150 वोट्स हमको चाहिए अगर आपको कोई भी पास कराना प्रपोजल, तो 150 वोट्स आपको चाहिए। उसमें से इन्होंने बोला है कि जो 1/3 सेंट्रल से तरफ से 1/3 वोट आने चाहिए, यानी 33 वोट आपको सेंट्रल के चाहिए 100 मेंबर में से, और 66 वोट आपको स्टेट के चाहिए। इन दोनों को मिला कितने हुए 99 वोट्स। अब कितने बच रहे आपके पास 51 वोट्स और चाहिए, और चाहे आप इससे ले लो चाहे इससे ले लो, किधर से भी ले लो, 150 वोट आपको टोटल करना है, तो आपका प्रपोजल पास। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। चलो
ये चैप्टर यहीं ख़त्म हुआ। आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन की लिंक में मिल जाएंगे। कुछ भी डाउट होता मुझे अपने नंबर पे मैसेज भी कर देना, तो मैं आपको डाउट सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में।